हर नई सुबह नई राहें लेकर आती है और ज़िंदगी को ख्वाबों की तरफ ले जाती है। नया दिन, नई राहें, नए सपने, नई ख्वाहिशें और कुछ नया करने की चाह कब किसको कहाँ ले जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से कराने जा रहे हैं जो कुछ नया करने की चाह में अपनी हर फिल्म में एक अलग रंग, अलग अंदाज में देखने को मिलते हैं। किसी में ये नायक बने, किसी में खलनायक, किसी में चरित्र अभिनेता बने, किसी में हास्य अभिनेता बने और कहीं ये बने बच्चों के स्वीट अंकल। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक अनुपम खेर से। अनुपम जी, SBI हेलो डीडी में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। इन्होंने अपने 15 साल के करियर में 275 फिल्में और करीब 100 नाटकों में काम किया है। इसके अलावा इन्होंने कई पॉपुलर टीवी शोज भी किए हैं। इन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स और स्पेशल जूरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनके बारे में बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम अनुपम जी से ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अनुपम जी, हम आपको 15 साल पीछे ले जाना चाहेंगे जी। जब आप NSD से एक्टिंग का कोर्स करके मुंबई आए थे। तो उस समय आपकी क्या इच्छा थी? आप थिएटर में जाना चाहते थे या फिल्मों में जाना चाहते थे? मैं पहली बात तो मुझे फिल्मों में 17 साल हो गए हैं। अच्छा जी। दूसरी बात, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीधा बम्बई नहीं आया। मैं पहले लखनऊ गया। वहाँ पर अच्छा। लखनऊ में एक ड्रामा का कोर्स चलता है भारतेंदु नाट्य केंद्र में, और वहाँ पर 2 साल पढ़ा के भारतेंदु नाट्य एकेडमी जी, जिसमें अब आप चेयरमैन बनाए गए हैं अब मैं यूपी उसमें गवर्नमेंट chairman में। हैं। ओहो, जी, जी, जी। अच्छा। तो उधर मैंने 2 साल एज ए टीचर पढ़ाया। उसके अच्छा। बाद मैं 81 में बॉम्बे में आया और 84 में मुझे सारांश मिली। मैं बेसिकली जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ रहा था तो मैं तब भी फिल्मों में ही आना चाहता था। अच्छा। इसलिए नहीं कि मुझे थिएटर में रुचि नहीं थी या थिएटर से मैं प्रभावित नहीं था या थिएटर को मैं स्टेपिंग स्टोन इस्तेमाल करके फिर मैं फिल्मों में आना चाहता था। काफ़ी प्लेस किए हैं। जी, मुझे लगता है कि लोकप्रियता के बाद आप थिएटर भी लोकप्रिय कर सकते हैं। तो इसलिए, और फिर फिल्मों का जो कैनवस है वो बड़ा है। थिएटर के प्रति मेरी जो लगन है या मेरा जो दायित्व है वो उतना ही है। बट फिल्मों में आकर्षण बचपन से था, जब मैं शिमला में रहता था। अच्छा। जी जी। आप हिमाचल प्रदेश से हैं? मैं वैसे कश्मीरी हूँ, बट अच्छा। मैं पैदा हुआ शिमला में। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो शिमला में शिफ्ट हो गए थे शादी के बाद। अच्छा। तो मैंने वहीं पर अपनी स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज वहीं से किया। शिमला से? जी। उसके बाद मैंने 1 साल का चंडीगढ़ में कोर्स किया इंडियन थिएटर से। फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया। तो आपको पहली फिल्म मिली थी सारांश, तो क्या आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा था? मुझे ही स्ट्रगल करना पड़ा था। और पहली फिल्म मेरी पहली नॉन फिल्म मेरी सारांश थी। मैं 81 में, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बॉम्बे आया था और 84 में मुझे ब्रेक मिला। तो 81 से 84 तक का जो वक्त था, जो वक्फा था, वो सिर्फ स्ट्रगल का ही था। अच्छा। मुझे स्ट्रगल शब्द थोड़ा इसलिए अच्छा नहीं लगता बिकॉज ऐसा लगता कि जैसे बाकी प्रोफेशन के लोग स्ट्रगल नहीं करते हैं। स्ट्रगल तो जीवन के हर प्रोफेशन में है, पर तो एक ये बम्बई का एक वर्ड बन गया है, स्ट्रगलर है। और बट स्ट्रगल, अगर मैं उसकी उस रुचि की जगह सूची बनाने लगूं तो बहुत लंबी लिस्ट जाएगी उसकी। और मैंने सारांश से पहले 2-3 फिल्मों में काम किया था। मैं उत्सव में मैंने एक रोल किया था शशि कपूर जी की। उसमें बारे में बड़ा फेमस है कि मेरा रनिंग रोल था। मैं पूरी पिक्चर में सिर्फ भागता था शशि जी के पीछे। फिर मैंने एक और फिल्म की थी अमी अस्थाना जी की, अपमान, जिसमें मेरे 2 सीन्स थे। उससे पहले एक और फिल्म की थी मैंने अमित खन्ना साहब की, शीशे का घर। ये सब आपने सारांश से पहले की? सारांश से पहले की थी। अच्छा। बट वो फिल्में या तो रिलीज सारांश के बाद हुई थी या वो जानी नहीं गई बिकॉज सारांश में मेरा मेन रोल था। बट आप कह सकते हैं कि आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सिनेमा विद सारांश। हाँ, हम एक फ़ोन ले लेते हैं। जितेंद्र का वाई से है जी। और उसके बाद हाँ जी, बोलिए जितेंद्र जी। हेलो, मैं वाई से जितेंद्र ओसवाल बोल रहा हूँ। हाँ, अपना सवाल कीजिए। हाँ, अनुपम जी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। हाँ, मैं वाई से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल है कि आपने फिल्म सालबाज में, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, फिल्म चालबाज में, हाँ, आपने जो रोल किया वो हमको बहुत अच्छा लगा जी। इसी तरह आपका और फिल्मों में रोल आएगा कि नहीं?
अभी अब चालबाज जो थी मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले आई थी, और मुझे लगता है चालबाज से आज तक बहुत सारी फिल्मों में मेरे अच्छे अच्छे रोल आए, बट विकेड रोल था चालबाज में। उसके बाद मैंने शोला और शबनम में बहुत डिफरेंट किस्म का रोल किया था। अभी मैंने थोड़ा अभिनय कम कर दिया है, मैं अभी निर्देशक बन गया हूँ। मेरी पहली फिल्म जो है वो ओम जय जगदीश आ रही है, बट फिर भी काफ़ी फिल्में ऐसी हैं जिसमें मेरा अभिनय आपको अच्छा लगेगा चालबाज की तरह। अनुपम जी, इंडस्ट्री में एक इमेज बन जाती है, अगर आपको बाप के रोल मिलते हैं तो आपको हर फिल्म में बाप का ही रोल मिलता है, अगर आपको खलनायक का मिलता है तो खलनायक के ही मिलते हैं जी। तो ये इमेज आप पर हावी नहीं हुई जी। तो आप नहीं हिचके जब आपको सारांश पिक्चर मिल रही थी कि इस तरह का? मुझे जब सारांश फिल्म मिली थी तो मेरे सारे, पहले तो होता क्या है कि आपके दोस्त लोग कहते हैं कि क्या एक बूढ़े का रोल मिला है इसको, बर्बाद हो गया, अभी ये 4-5 बूढ़े हैं उस फिल्म में। बट अपने आप पर अगर भरोसा हो तो ये इमेज काम नहीं आती। लोगों की इमेज इसलिए बनती है क्योंकि उनको वो उस इमेज में अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। मुझे फेलियर से कोई घबराहट नहीं होती। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊँगा तो कोई बात नहीं, फेल होने के बाद फिर कोशिश कर सकता है। तो फियर ऑफ फेलियर मुझ में नहीं था, इसलिए मैं डिफरेंट किस्म के रोल कर सका। और ये प्रथा सिर्फ हिंदुस्तान में ही थी, अब तो ख़त्म हो गई। और मैं इस बात का श्रेय लेना चाहूँगा कि ये जो टाइप कास्टिंग का जो वो आप मिथ पर वो हावी नहीं हुई। मैंने तोड़ा है। अभी काफ़ी लोग डिफरेंट किस्म के रोल करते हैं, मगर एक एक्टर का काम है वो हर किस्म का रोल करना। एक इनसिक्योर एक्टर ही है जो अगर बूढ़े का रोल है तो बूढ़े का ही करेगा, अगर विलन का रोल है तो विलन का ही करेगा। अनुपम जी, ये अगला फोन पुणे से सिद्धि का है। जी। हाँ सिद्धि जी, बोलिए। हेलो। हाँ, अपना सवाल कीजिए। हेलो अनुपम खेर जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैं पुणे से सिद्धि ग्रामोपाध्याय बोल रही हूँ जी। मुझे आपके सभी पिक्चर बहुत अच्छे लगते हैं जी। आप बहुत ही अच्छा रोल करते हैं। थैंक यू। और आपके जो अभी जो फिल्म आई है जी। वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, कौन सी? लेकिन आप अभी बहुत कम पिक्चर में आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सिद्धि जी, हाँ। मैंने 17 साल फिल्मों में काम किया है। 17 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और मैंने लगभग, जैसा कि इन्होंने बताया, 275 फिल्मों में काम किया है और दिन रात काम किया मैंने 10-12 साल। और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक की ज़रूरत है, अपने अंदर को रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है। क्या है कि जिस काम को मैं जिसमें मुझे मज़ा ना आए, मैं अपनी ऑडियंस को कैसे उसमें मज़ा दिला सकता हूँ। और फिर एक दौड़ में लगा हुआ था, मैं बहुत भाग रहा था जीवन की इस दौड़ में कि मुझे ये भी करना, ये भी करना। तो एक विराम की ज़रूरत थी, एक ठहराव की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने अपना काम थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि अभी मैंने जैसा कि पहले बताया कि मैं निर्देशन देने लगा हूँ, फिल्म में मैं निर्देशक बन गया हूँ। तो मुझे एज ए बतौर एक्टर तो इवॉल्व होना ही है, मगर बतौर इंसान भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और बेहतर इंसान बनूं, जिसके लिए काम जो है वो कभी कभी कम करना पड़ता है। दौड़ को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है, क्योंकि आगे की दौड़ को और अच्छा बनाने के लिए। बट फिर भी आजकल तो केबल पर और हर चैनल पे मेरी पिक्चरें आती रहती हैं, तो आप देखती रहेंगी मुझे कभी ना कभी किसी ना किसी दूसरे रूप में। अनुपम जी, ये अगला फोन है राजेंद्र मोरे का, लालबाग से। हेलो हाँ अनुपम जी। हाँ नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार अनुपम जी। हाँ जी। मैं एक स्टोरी राइटर हूँ जी। तो मुझे प्रोफेशनल राइटर बनना है। और मैं काफी मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिला हूँ, लेकिन मतलब उनके जो फील्ड में लोग थे जी, असिस्टेंट वगैरह, वो लोग उनसे डायरेक्टली मिलने नहीं देते। तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए? और मिलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों को भी दोषी नहीं ठहराना चाहता जो आपको मिलने नहीं देना चाहते। बिकॉज आपकी तरह हज़ारों लाखों लोग हैं जो बम्बई आते हैं, और जैसा मैं भी था, मन नहीं हारना चाहिए। और आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई नए डायरेक्टर्स को मिलना चाहिए, जो नए डायरेक्टर्स हैं, जो नई फिल्म बना रहे हैं, जिनकी पहली या दूसरी फिल्म है, वो मोर अप्रोचेबल हैं, उनके असिस्टेंट शायद आपको मिलने देंगे। मगर मैं तो यही कहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए, आपको ज़रूर कोई ना कोई एक दिन मौका ऐसा आएगा जो आपकी कहानी आपसे सुनेगा, और अगर उसको आपकी कहानी अच्छी लगी तो उस पर फिल्म भी बनाएगा। कोशिश करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें आपको लगे कि अगर आप इस तरह से
करेंगे तो आपको कोई ना कोई मिल लेगा। बट अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे कि अगर आप टैलेंटेड हैं और आप ऑनेस्टली अपने काम के प्रति जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। अनुपम जी, ये श्रद्धा का फोन है अमरनाथ से। हाँ श्रद्धा जी बोलिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते। अनुपम जी। हाँ नमस्ते श्रद्धा जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा। मैं आपकी सारी फिल्में देखती हूँ जी। मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। अच्छा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जी। आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, जैसे डैडी, संसार और आपने ये खेल, और हर एक में आपकी अलग अलग एक्टिंग है। तो आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है जिसमें आपकी एक्टिंग कुछ अलग हो? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। जिन तीनों फिल्मों का आपने नाम लिया वो मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं, डैडी, संसार और खेल। मैंने अलग अलग अभिनय किया है अलग अलग फिल्मों में, इसके लिए मेरी जो लिस्ट है वो थोड़ी सी बड़ी है। जो मेरी फेवरेट फिल्म है, ऑफ कोर्स मेरी पहली फिल्म सारांश मेरी सबसे फेवरेट फिल्म थी, मगर उससे ज़्यादा जो मेरी एक्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो मुझे सबसे अच्छी फिल्म डैडी लगी थी, महेश भट्ट साहब की। बाकी मैंने लम्हे में मुझे बहुत मज़ा आया था, यश चोपड़ा जी की लम्हे। फिर डेविड धवन साहब की शोला और शबनम में मुझे बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था। और भट्ट साहब की एक और फिल्म थी जन्म, फिर संसार बहुत अच्छी थी, और खेल में बहुत अच्छा काम हुआ था। राव साहब एक फ़िल्म थी बहुत अच्छी, विजया मेहता जी की, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक गुड्डू धनवा साहब की फ़िल्म थी, चली नहीं थी बहुत ज़्यादा, मगर फिल्म बहुत अच्छी थी, सलाखें, वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो ऐसी काफ़ी सारी फिल्में हैं जो डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट रीजंस के लिए मुझे अच्छी लगी थी। कुछ फिल्में मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि उनमें जो मेरे साथ काम करने वाले थे उनके साथ मुझे रहकर बड़ा अच्छा लगा था। कर्मा में मुझे बहुत अच्छा मज़ा आया था क्योंकि पहली बार मैं दिलीप साहब के साथ काम कर रहा था। राम लखन में बहुत मज़ा आया था क्योंकि अच्छी कॉमेडी थी और सतीश कौशिक साहब के साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया था मुझे। सुभाष घई साहब ने मुझे अच्छे रोल दिए थे। तो ऐसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मुझे अच्छा लगा था। कुछ होता है डिफरेंट तरीके से अच्छी लगी, और तो अलग अलग रीजंस हैं फिल्मों में। मैं सिर्फ फिल्मों में अभिनय को ही उतना मज़ा नहीं आता जब कुछ चीज़ें यादगार बन जाती हैं उस फिल्म के प्रोसेस में काम करते वक्त। टू मी प्रोसेस ऑफ वर्किंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड रिजल्ट। इस समय अनुपम जी मुंबई से भूमैया का फोन है जी। हाँ भूमैया जी बोलिए। हेलो। हाँ सब अपना सवाल कीजिए। हेलो, मैं प्रभादेव से बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी। बोलिए। प्रभादेव से बोल रहे हैं सर। हाँ भूमैया बोलिए। अनुपम खेर साहब, आपका दिल पिक्चर में बहुत अच्छा काम किया साहब। जी जी। काम किया वो अच्छा। वो पिक्चर बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा। आपका सवाल क्या है भूमैया जी? अच्छा, अभी ऐसी- ज्यादा पिक्चर में आप काम नहीं कर रहे साहब, अच्छा इसका वजह क्या है साहब? भूमैया जी आप अपनी टीवी सेट थोड़ा धीमे करिए आवाज। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बोलिए। अब वो पूछ रहे हैं कि आप आजकल फिल्मों में ज़्यादा फिल्मों में ज़्यादा नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? ये शायद ज्यादा देख नहीं रहे। नहीं, इनका बिल्कुल सही है, क्योंकि बिकॉज इससे पहले भी अनुपम जी मैं जितनी भी पिक्चर या टीवी सेट खोलती हूँ तो हर नेक्स्ट फिल्म में आप कहीं नजर आ जाते हैं, तो नहीं, मुझे तो मेरा- लगता है कि आप शायद कोई फिल्म ही नहीं छोड़ते। नहीं, ये मुझे लगता है टिपिकल फैन हैं भूमैया जी। और मेरी पहले साल में 20 फिल्में आती थी, 20 या 21 फिल्में रिलीज होती थी, अभी होती हैं सिर्फ 4 या 5। तो भूमैया जी मैंने ये पहले तो शुक्रिया कि आपको मेरी कमी अखर रही है, रेगुलर देखते हैं ये। तो कभी एक मुहावरा है अंग्रेजी में कि समटाइम्स यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट बाय योर एब्सेंस। तो उसका कारण मैंने पहले भी एक दर्शक ने पूछा था कि मैंने इसलिए काम कम कर दिया कि मैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे मैं बच्चों के लिए बहुत काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रेक करना चाहता हूँ फजूल के रोल जिसमें मुझे सिर्फ रोल करने का एक उमंग थी, एक जोश था, इसलिए मज़ा आता था। अब मैं थोड़ा सा काम कम करना चाहता हूँ बिकॉज मैं वही रोल करना चाहता हूँ जो मुझे उत्साहित करें, जो मुझे प्रोत्साहित करें, जो मुझे उकसाएं अच्छा अभिनय करने के लिए। मगर आप लोगों की बातें सुन के लगता है कि 1 साल बाद फिर मैं काफ़ी काम करूँगा। अनुपम जी इस समय नागपुर से मनीष का फोन है। जी। हाँ मनीष जी अपना सवाल कीजिए।
हेलो। हेलो हाँ बोलिए। जी मनीष, गुड मॉर्निंग। मनीष गुर्दे बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। साहब जी, अभी हमने सुना है कि आप डायरेक्शन में उतरे हुए हैं। जी। तो ये आप कुछ एंटी टेररिज्म या देशभक्ति, कम्युनल हार्मनी ऐसी कोई फिल्में बनाना चाहेंगे साहब? जैसे कि आपने एक मूवी में एक्ट किया था कर्मा में साहब, डॉक्टर डैन का, आपका रोल बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ। So, can you sir tell us something more about your future plans regarding your movies, sir? अभी तो जो मैं फिल्म बना रहा हूँ वो तो एक आजकल की फैमिली से जुड़ी हुई कहानी है, 3 भाइयों की जिनके नाम हैं ओम, जय और जगदीश। वो पिक्चर का नाम भी ओम जय जगदीश है। वो मॉडर्न इंडिया में 3 भाइयों पर आधारित है। जहाँ तक सवाल है एंटी टेररिज्म पे फिल्म बनाने का, तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मुझे मिला तो मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा। जो मौजूदा हालात हैं उन पर एंटी टेररिज्म पर फिल्म ना ही बनाएं तो बेटर है। प्यार पे बनाएं, विश्वास पे बनाएं, लगन पे बनाएं। वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली आजकल जो ज़िंदगी में हो रहा है वो फिल्मों से कहीं बड़े पैमाने पर हो रहा है और रियल है। जो लोगों की जानें जा रही हैं वो रियल हैं, जो खून है वो रियल है, जो त्रासदी हो रही है, जो ट्रेजेडी है वो रियल है। तो अभी फिल्म वाले भी अगर उस पर फिल्म बनाएं तो वो बेचना ठीक नहीं लगेगा। आई थिंक फिल्म बनानी चाहिए अमन पर, पीस पर, भाईचारे पर, एक साथ होने पर, मनोरंजन पर। एक मनोरंजन वाली फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में बनाने के लिए। थैंक यू। अनुपम जी, आपने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी खोली है जी, जिसमें आपने पहली बंगाली फिल्म लॉन्च की थी, बारीवली, जिसको कई अवार्ड्स भी मिले। और इसी फिल्म में आपकी पत्नी किरण खेर को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो इस फिल्म के बारे में बताइए। बारीवाली हमने आज से 3 साल पहले ऋतुपर्नो घोष जो हैं इस फिल्म के जो निर्देशक हैं, वो एक कहानी लेकर हमारे पास आए थे। उस दौरान मैंने जैसा कि कहा कि मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा था। बतौर एक्टर मैं महसूस कर रहा था कि मुझे कुछ और चेंज करना चाहिए, एज ए पर्सन चेंज होना चाहिए। तो मैं डिफरेंट स्टोरीज़ को ढूंढ रहा था। तो जब ऋतुपर्नो घोष जी मेरे पास इस कहानी को लेकर आए तो मुझे ये कहानी बहुत ही बढ़िया लगी, बिकॉज़ ये कहानी जीवन का एक अंश है। हाँ, ये हमारे पास अगला फ़ोन है राजस्थान से विद्याधर का। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी कि जो अनुपम जी को पहले पूछ रहा हूँ जी मैं। जी बोलिए। हाँ जी, विद्याधर जी बोलिए। बोलिए, पूछिए जी। हाँ जी, हाँ, बोलिए। बच्चों के लिए जो आप अनाथ आश्रम के लिए जो जगह दे रहे हैं जी। ये आपको ख्याल कैसे आया जी? बच्चों के लिए जो अनाथ आश्रम के लिए जगह, मैंने आज से कोई लगभग 12-15 साल पहले जब मैं फिल्मों में थोड़ा सा सफल हुआ, तो हर एक फिल्म कलाकार का या जो फिल्मों में सक्सेसफुल होते हैं उनका एक फार्म हाउस बनाने का सपना होता है, या ये छोटे शहर के इंसान के कुछ अपने सपने होते हैं। तो जब मैंने उस दौरान आज से 12 साल पहले बम्बई के बाहर एक जगह है करजत, वहाँ पर मैंने 2.5 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन ली थी और वो वैसी की वैसी पड़ी रही। फिर फिल्मों में 10-12 साल काम करने के बाद मैंने अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए, दूसरे किस्म के बच्चों के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काफ़ी काम किया। फिर जब मैंने और अनिल कपूर साहब ने कुछ पैसा जीता एक शो में, तो मैंने कहा कि मैं इस ज़मीन को जो मैंने ख़रीदी थी आज से इतने साल पहले अनाथ आश्रम में या एक बच्चों के लिए अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगा, और जो पैसा वहाँ से हमें मिला है उससे हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे। तो ये ख्याल मन से आया है, ये ख्याल प्यार से आया है, ये ख्याल कुछ और कर गुजरने के ध्येय से भी आया है। इसी के बारे में हम और चर्चा करेंगे। कुछ जानना चाहते हैं, शायद दर्शक भी वो जानना चाहेंगे, लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। नासिक से आया है श्याम कुमार से। हेलो मैडम। हेलो श्याम कुमार। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हेलो मैडम। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आपके जिंदगी में का जी अविस्मरणीय क्षण कौन सा है? मेरी जिंदगी का अविस्मरणीय मतलब, अरे वाह, स्वर्णीय एक हाथ में बोल के। मेरे ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे क्षण हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, जो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। मेरे
कुछ क्षण जो मैंने अपने दादाजी के साथ गुजारे थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। उनकी कुछ बातें जो मेरे बाकी की ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित की हैं। फिर जब मैं पहली बार बॉम्बे में आया 3 जून 1981 को, जब मैंने बॉम्बे में इस्टेब्लिश होने के लिए कदम रखा, उससे पहले मैं एक बार आ चुका था। वो दिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। फिर वो दिन जिस दिन मुझे महेश भट्ट साहब ने सारांश में मेन रोल दिया था। फिर 1 जनवरी 1984 मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन है, बिकॉज़ उस दिन सारांश की फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। और उसके बाद मैं फिर सफलता की दौड़ में खो बैठा। फिर ऐसी बहुत सारी फिर मुझे बीच में मैं हम आपके हैं कौन के दिनों में मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो वो मुझे याद है। जब मुझे पहली बार पुरस्कार मिला था वो मुझे याद है, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वो मेरे लिए बहुत यादगार दिन है। जब मुझे सारांश के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिला था वो भी दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। जब मैं अमिताभ बच्चन साहब से पहली बार उनके साथ काम किया था, दिलीप साहब के साथ पहली बार काम किया था, ऐसे बहुत सारे क्षण हैं जो मुझे ज़िंदगी में याद हैं। ये अगला फ़ोन है लक्ष्मण का अहमदनगर से। हाँ अहमद जी, हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। मैं लक्ष्मण दरंदले बोल रहा हूँ शनि सिंगापुर से। हाँ बोलिए। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ अनुपम सर उनसे जी कि आप ऐसी कोई घटना बताइए कि हमको कुछ हंसी आ जाए। ऐसी कोई घटना अभी क्या है कि जो घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं वो सब हास्यास्पद भी हैं, सब हंसने वाली ही घटनाएं हैं। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, अभी मैं क्या आपको ऐसा है कि लक्ष्मण जी, जब मौके पे बोला जाए ना कि आप मुझे हंसाइए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए थोड़े नोट दिखाने ज़रूरी हैं। मगर मेरे चाचा जी द्वारका नाथ जी, वो 7वीं क्लास में नहीं 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे। तो उनको फिर जब 8वीं बार प्रमोट कर दिया गया इस बेस पे कि उनकी क्लास के लड़के जो हैं उनको अंकल बुलाने लगे थे, और वो पहले लड़के थे 8वीं क्लास में जो शेव करते थे। तो जब उनको 8वीं से 9वीं में चढ़ाया तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है, हमारे स्कूल में कोई 8वीं में 8 बार फेल नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप अपने पिताजी को भेजिए रिपोर्ट कार्ड पढ़ने के लिए। तो मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को भेजा उनकी रिपोर्ट कार्ड पढ़ने के लिए। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये ऐसी रिपोर्ट कार्ड है जो मैं पूरे स्कूल के सामने पढ़ के सुनाना चाहूँगा, बिकॉज मुझे ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा ऐसी रिपोर्ट कार्ड पढ़ने के लिए। तो मेरे पिताजी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा देखिए हम किस बलबूते पर और किस साहस के साथ आपके छोटे भाई को जो हैं 8वीं से 9वीं में चढ़ा रहे हैं, जबकि उनके मैथमेटिक्स में 100 में से 35 वाला पास 0, सोशल स्टडीज़ में 100 में से 35 वाला पास 3, जनरल साइंस में 100 में से 35 वाला पास 5, 750 में से 265 वाला पास 12 नंबर थे उनके। तो ये जब भी मुझे घटना याद आती है मुझे काफ़ी हंसी आती है। हालांकि उनके लिए शायद ये ट्रेजेडी है, मगर हमारे पूरे ख़ानदान के लिए ये सिर्फ एक हंसी का मौका है। अनुपम जी, ये रेणुका का फ़ोन है मुंबई से। हेलो। सवाल ये है। हाँ हेलो, नमस्ते। हाँ बोलिए। मेरा सवाल ये है, अनुपम जी जो अभी आप पिक्चर में जो काम करते हैं वो किसी विलन का या किसी कॉमेडी रोल का या किसी पिताजी का, आप में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है क्या, ऐसा कुछ काम अलग अलग काम करने से? और दूसरा सवाल ये है, मेरी एक 7 साल की बच्ची है, मैं उसे आप जैसा बहुत महान कलाकार बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि मुझे बिल्कुल कठिनाई नहीं होती है अलग अलग रोल करने की, क्योंकि मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ और ये मेरा काम है अलग अलग किस्म के रोल करना। और जितना आसानी से मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं अलग रोल कर सकता हूं वो उतना ही मेरे लिए बेहतर है। और आपकी बच्ची मुझे लगता है अभी बहुत छोटी है कलाकार बनने के लिए, सिर्फ 7 साल की उम्र है। उसे पढ़ाइए, उसको ग्रेजुएशन कराइए, उसके बाद फिर सोचिए। अभी 7 साल की उम्र में अगर आप उसको अभी से फिल्मों में या कलाकार बनाने की सोचेंगी तो वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगी।
तो मेरे ख्याल से वो पढ़ लिख ले थोड़ा सा, उसके बाद अपने पाँव पे खड़ी हो सके। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि उसकी रुचि है और उसमें क्षमता है, तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता उसके लिए आप निकाल पाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपकी बच्ची के लिए। ये गढ़चिरौली से अरुण का फोन है जी। हाँ अरुण जी, अरुण जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। हेलो। यस। अनुपम जी। जी। हेलो अनुपम जी। जी बोलिए। हाँ मैं रांगी जिला गढ़चिरौली से। हेलो जी बोलिए बोलिए। मैं रांगी जिला गढ़चिरौली से बोल रहा हूँ जी। हाँ अरुण सापले बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। हाँ बोलिए अरुण जी अपना बोलिए। हाँ सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा हाँ अच्छा। मैंने आपकी शोला और शबनम में हाँ। मेजर लाठी का जो किरदार है ना, जी जी। वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा। और वो जो अपनी डैडी फिल्म थी आपकी, जो इमोशनल फिल्म थी, जी जी वो जी। भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। अच्छा। और आपने जो ट्रेजिडी, कॉमेडी, इमोशनल और रोमांटिक सभी तरह के रोल किए हैं, हाँ हाँ। तो आपको ये सब रोल करने से आपको ये आज तक का अनुभव कैसा रहा? अच्छा अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने का। अनुभव तो सुखद ही रहा, इसलिए आप मुझे फ़ोन करके मेरी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेजर लाठी का रोल मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मेजर लाठी में जो मूछें थी वो मेरे वही चाचा जी की तरह थी जो 8वीं में 8 बार फेल हुए थे। वो जो मूछें काट के छोटी छोटी ना, उनको हम चार्ली बुलाते थे। और मुझे लगता है कि कोई भी काम करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, मगर उस काम को और अच्छा बनाने के लिए उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग काम की मोनोटनी से तंग आ जाते हैं। मुझे ज़िंदगी से बहुत प्यार है, मैं ज़िंदगी से मैं बहुत आशावादी इंसान हूँ। तो मैं जो भी काम करता हूँ, चाहे वो मुझे पसंद हो या नहीं हो, मगर उसको एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। और मेरी वो एंजॉयमेंट, जो मज़ा है, वो ऑडियंस तक पहुँचता है। इसलिए आप मुझे हर रोल में पसंद करते हैं। धन्यवाद। अनुपम जी, हम उस संस्था के बारे में जानना चाहेंगे जो आपने गरीब बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए खोली है, और सामाजिक मदद के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, और जानवरों की मदद के लिए जो कार्य कर रहे हैं। अगर किसी को आपकी मदद चाहिए, सहायता चाहिए, तो किस तरह से आपसे सहायता ले सकता है? पहले तो मैं इसकी तरफ मेरा रुझान कैसे हुआ उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि बहुत सारे साल फिल्मों में काम करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि फिल्में जो हैं आपके जीवन का एक अंग है, वो आपका जीवन नहीं है। और हमको समाज से बहुत चीज़ें जो भगवान ने दी हैं, भगवान आप पर कृपालु हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत सारे इलाकों से आते हैं बम्बई में एक्टर बनने, बहुत सारे ट्रेंड एक्टर्स भी हैं, मगर मैं ये सोचता हूँ कि ये भगवान का आशीर्वाद है और लोगों का प्यार है जो मुझे उसने इस काबिल बनाया कि मुझे तरक्की मिली। तो फिर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि उसको लौटाना, उसके एवज़ में कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ मन से ही ख्याल आ सकता है, ये किसी के कहने पर नहीं हो सकता। तो मैं पिछले 7-8 साल से ऐसे बच्चों के लिए उनसे मिलता हूँ या उनके साथ काम करता हूँ जिस पर भगवान की इतनी कृपा नहीं रही है, जिनके घर पर सोने के लिए, जिनके पास घर नहीं है, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनको 2 वक्त की रोटी उतनी आसानी से नहीं मिल सकती जितने की बाकी बच्चों को मिलती है, जिन पर जो शारीरिक रूप से उतने सुडौल या उतने नॉर्मल नहीं हैं जितने की बाकी बच्चे हैं। और बच्चे वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, वैसे भी बच्चों के अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। तो उसके ऊपर अगर ऐसे बच्चे जिनके ऊपर कोई छत्र छाया नहीं हो, उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि जब मेरे पास वक्त होगा और जब मेरे पास ऐसी श्रद्धा होगी या जब मेरे पास ऐसा रुझान होगा तो मैं इनके लिए ज़रूर कुछ करूँगा। तो पहले तो इतने साल मैं वैसे ही करता रहा अपनी प्रेजेंस से। अब मैंने सोचा है कि मैं इन सब बच्चों के लिए बम्बई के बाहर एक हॉस्पिटल और या एक ऐसा होम बनाऊंगा जिसमें ऐसे बच्चों का उनको जगह दी जाए, उनका मुफ्त में इलाज किया जा सके, और एक ऐसा ये अनपैरेलल इंस्टीट्यूशन बनाया जा सके जिसको देखने के लिए अलग अलग स्थानों से, अलग अलग शहरों से जहाँ इस तरह के हॉस्पिटल हैं, इस तरह के होम हैं, उनकी वर्कशॉप यहाँ की जा सके, ताकि मैं इसको एक बहुत ही खुशहाल वातावरण का हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। एक बहुत ही ब्राइट, एक्साइटिंग, हैप्पी होम बनाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जितने भी बच्चों के इस तरह के होम्स में गया हूँ वो बहुत ही डिप्रेसिंग है, बहुत ही
उनमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। तो मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूँ जो बहुत जहाँ आकर लोगों को लगे कि वाह, इन बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये बच्चे खुश हैं। उनको बच्चों को जो उन पर कृपा नहीं हुई है भगवान की तरफ से या किसी वजह से, उसकी कमी इनको इस जगह पे महसूस नहीं होने दे। इसलिए मैंने उसका नाम रखा है चिल्ड्रन ऑफ ए बिगर गॉड। आमतौर पे ऐसे कहा जाता है कि दे आर चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड, कि वो छोटे भगवान के बच्चे हैं, मगर मुझे लगता है कि वो बड़े भगवान के बच्चे हैं। तो उस इंस्टीट्यूशन को बनाने में, उस अस्पताल को बनाने में, उस होम को बनाने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि जो मेरा मंसूबा है वो बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए। ऐसा भी है कि वो शुरुआत हो सकती है उसके छोटे पैमाने पर चूंकि मैंने बताया कि वो एक बड़ा बनना चाहिए। और जहाँ तक जानवरों का सवाल है, मैं पीपल फॉर एनिमल्स का फाउंडर मेंबर हूँ। मुझे लगता है कि जो तकलीफ़ मनुष्य के होती है वही तकलीफ़ जानवरों को भी होती है। तो सिर्फ ये है कि अब बोल नहीं पाते और हम बोल पाते हैं, तो जो बोल नहीं पाते उनके लिए तो बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। अनुपम जी, इस समय हमारे पास गिरीश का फ़ोन आया है मुंबई से। हेलो। हेलो। हाँ गिरीश जी। हाँ, मुझको ये सवाल पूछने का है कि आपने कौन सी भूमिका निभाई नहीं और करना चाहते हैं आप रोल? ये कौन सी भूमिका आपने नहीं निभाई है? नहीं और करना चाहते, और आपको माधुरी दीक्षित के साथ काम करने में कैसे लगा? अच्छा, पहले तो मैं आपका इस सवाल का जवाब दे दूं कि मैंने कौन सी भूमिका निभाई नहीं है और जो मैं भूमिका कराना चाहता हूं। ये सवाल आप मुझसे 90 साल की उम्र में पूछेंगे तब भी मैं आपको कम से कम 10,000 ऐसी भूमिकाएं बता दूंगा जो मैं करना चाहता हूं। एक एक्टर के लिए रोज़ अगर वो एक नए इंसान से मिले तो वो सब्जेक्ट मैटर है एक्टिंग का। महीने में एक बार एक ऐसा कैरेक्टर उठा ले तब भी वो, तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे रोल किए हैं जो अलग अलग भिन्न भिन्न तरीक़ों के हैं, मगर फिर भी बहुत ऐसे रोल निकल के आएंगे, क्योंकि हमारे समाज में, दुनिया में इस किस्म के इतने कलाकार, इतने लोग हैं जिनको पर्दे पर उतारना या स्टेज पर उतारना बहुत ही मज़ेदार होगा। तो इस सवाल का जवाब तो यही है कि ऐसे ना जाने कितने चरित्र हैं जो मैं करना चाहूँगा। हाँ, हिस्टोरिकल चरित्रों में से, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स में से आई थिंक चाणक्य का रोल जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वो अगर कोई बनाए और मुझे उसमें लेना चाहे तो मैं काम करना चाहूँगा। जहाँ तक माधुरी दीक्षित जी के साथ काम करने का सवाल है, मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। मैंने काफ़ी फिल्में उनके साथ की, वो एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा। ये अगला फ़ोन है अकोला से अनुकूल का। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, अपना सवाल कीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी अनुकूल जी बोलिए। अनुकूल, हम अकोला से अनुकूल भाटोड़े फ्रॉम अकोला जी। हाँ। यस यस बोलिए। हाँ, आप अपना हम टीवी। आपके फैन है अनुपम जी। अच्छा, हम आपके फैन है। अनुकूल जी, थोड़ा सा टीवी सेट धीमे कर लीजिए। आपका हमने बेटा भी देखा है, राम लखन देखा है। आपने आमिर खान और राजकुमार के साथ। हेलो जी बोलिए। नहीं हेलो। हाँ अनुकूल जी, मैं आपका सवाल का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, आपने अनिल कपूर, जैसे आमिर खान जैसे जूनियर एक्टर के साथ में काम किया है, वैसे एकदम से आपने सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार साहब, वैसे ही कर्मा में दिलीप कुमार साहब के साथ में काम किया है। तो आपके सीनियर एक्टर और जूनियर एक्टर के बीच काम करने का कैसे महसूस करते हैं आप लोग? अनुकूल जी, बहुत ही अनुकूल सवाल किया आपने। मेरे बारे में एक पत्रकार ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि अनुपम खेर जो है वो आलू जैसा है, वो हर सब्जी में समा जाता है। आलू बैंगन भी बना सकते हैं, आलू चिकन भी बना सकते हैं, आलू भिंडी बना सकते हैं, आलू रायता भी बना सकते हैं। तो मुझे दोनों ही पीढ़ियों के साथ काम करने में बहुत आनंद आया, चाहे वो आमिर खान हैं, चाहे वो अनिल कपूर साहब जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, या दिलीप साहब, अमित जी, राजकुमार साहब। तो अभिनय जब करना है इंसान फिल्म पे तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, बिकॉज भूलना बहुत ज़रूरी है। तो पात्र को चरितार्थ करता है, और पात्र के साथ जब आप जस्टिफाई हो तो कोई भी काम, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसका एहसास नहीं होता। जैसे ही शॉट ख़त्म होता है तो फिर दिलीप साहब नज़र आते हैं, और अनिल कपूर नज़र आता है। और जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो दिलीप साहब
विश्वनाथ प्रताप सिंह होते हैं और मैं डॉक्टर डैंग होता हूँ, या मैं मंधारी काका होता हूँ तो वो कुछ और होते हैं, या अनिल कपूर वीरेन होता है तो मैं विजय होता हूँ। अनुपम जी, ये वसंत का फोन है मुंबई से। हेलो। हाँ जी, बोलिए। अनुपम जी नमस्कार। नमस्कार। मैं वसंत शानबाग अणुशक्ति नगर चेंबूर से बात कर रहा हूँ। जी। मैं तो आपका एक फैन हूँ। जी जी। बिल्कुल पहले पिक्चर से सभी पिक्चर्स अभी तक देखते आया हूँ। जी। और आपने अभी जो चिल्ड्रंस होम के बारे में बताया जी, उसके बारे में मुझे बहुत खुशी लगी। जी जी। और आपको इस काम के कामयाबी के लिए मैं ईश्वर के पास प्रार्थना करता हूँ। जी जी। और आपको इसमें शुभकामना देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे काम में और लोग भी शामिल होंगे। पहले तो मुझे लगा था कि आप अगर आपके पास मैं कोई काम मांगू पिक्चर के लिए, मुझे भी चित्रपट में और नाटक में काम करने के लिए शौक है जी, मगर आप अगर बताएं कि आप ये हॉस्पिटल कहाँ बनाएंगे जी, और इसके लिए हम आपको अपने तरफ से कुछ चंदा दे सकते हैं तो हमें भी आप अपने काम में शामिल कर लीजिए और आपके प्रयास में हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसंत जी, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपकी अच्छी अच्छी बातों के लिए। मुझे इस प्रयास के लिए बहुत चंदे की, बहुत पैसे की ज़रूरत होगी, मगर जब सही वक्त आएगा तो मैं उसके बारे में आपसे संपर्क स्थापित करूंगा। और आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें न सिर्फ पैसे के हिसाब से मदद करेंगे, मगर मुझे जैसा कि आपने प्रोत्साहित किया उसकी ज़रूरत होगी, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी जो इस संस्था को या इस होम को सफल बनाने में मेरा हाथ दें। धन्यवाद। अनुपम जी, आप ये जो आजकल फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स और तरह तरह के जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, तो इनकी क्या इम्पोर्टेंस रह गई है? अब आपके लिए कौन सा अवार्ड महत्वपूर्ण है? देखिए, मुझे बचपन से सिखाया गया है कि अगर आप कुछ करें तो इनाम मिलता है जी। फर्स्ट आओ तो इनाम मिलता है, दौड़ में फर्स्ट आओ तो इनाम मिलता है। तो मेरे लिए इनामों की, अवार्ड्स की बहुत बड़ी अहमियत है। मैं उन कलाकारों में से या उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहें कि अवार्ड्स बेमानी है। और जो भी अवार्ड कोई आपको देता है वो आपकी तारीफ़ के लिए देता है, आपके काम की सराहना करता है। तो वो कोई भी अवार्ड, उसकी वो जितना बड़ा अवार्ड है उसकी उतनी ही उसका मूल्य है, उतना ही उसकी इम्पोर्टेंस है। तो मैं किसी अवार्ड को ये कहूँ कि ये अवार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अवार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मुझे शोभा नहीं देगा मेरे। और फिर मुझे तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, और जब मुझे अवार्ड मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, जब नहीं मिलते हैं तो उदासी होती है। और हर अवार्ड की अपनी एक गरिमा है। तो मुझे लगता है कि अवार्ड्स मिलना अपने आप में अच्छा है, और जितने ज़्यादा अवार्ड्स होंगे उतना अच्छा है। और क्योंकि अभी हर सब कुछ कमर्शियल हो गया है, तो टेलीविज़न पर उस अवार्ड को ज़्यादा अहमियत मिलती है, जिसमें ज़्यादा कलाकार नज़र आते हैं, उसका 10 सेकंड का रेट ज़्यादा होता है। तो कलाकार और टेलीविज़न वाले और कमर्शियल सब लोगों को मिलजुल कर इसमें फ़ायदा होता है, और अवार्ड्स तो अवार्ड्स ही होते हैं। अनुपम जी, एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर, जो पब्लिक आजकल जो डिमांड करी है, तो क्या वो हमारे कल्चर से मेल खाती है, हमारी संस्कृति से मेल खाती है? इसके बारे में क्या आपकी राय है? मुझे लगता है कि जैसे हमारे समाज ने बाकी क्षेत्रों में तरक्की की है, जैसे हम पजामे कुर्ते से जीन्स और टी शर्ट पर आ गए हैं, जैसे हम गांव-गांव में टेलीविज़न चला गया है, गांव-गांव में फ़ोन चले गए हैं, यातायात के साधन बढ़ गए हैं, उसी हिसाब से फिल्में भी आगे जानी चाहिए। फिल्में भी जो है, मुझे लगता है समाज का एक प्रतिबिंब है, समाज का एक मिरर है, और उसमें कुछ अच्छी फिल्में होती हैं, कुछ बुरी फिल्में होती हैं। और जो तरक्की, जो खासकर पिछले 1-2 सालों में जो फिल्मों में तरक्की हुई है, उसके तथ्य को लेकर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिल्में जो हैं वो बहुत बड़ा साधन है लोगों को, हमारे जैसे देश में लोगों को मनोरंजन करने का। फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे एक आम आदमी की ज़िंदगी में। जब हमारे 90% लोगों की या 75% लोगों के लिए मनोरंजन का और कोई साधन नहीं है, तो जो पूरे देश को बांधती है उसमें फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। जो देश के कल्चरल
हेरिटेज को एक साथ रखती है, उसमें भी फिल्मों का बहुत बड़ा। अनुपम जी, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे? जी ज़रूर। कि आप भी बहुत अच्छे अदाकारा हैं और आपकी पत्नी भी, किरण खेर भी, तो आप दोनों ही बिजी रहते हैं, तो किस तरह से घर की जिम्मेदारी निभा पाते हैं? आपके बच्चे भी हैं? जी, मुझे लगता है कि काम इम्पॉर्टेंट है। काम जो है वो इंसान को अपने अंदर का जो उसका अंदर जो अहमियत है उसको एहसास दिलाता है, बाकी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी मेरे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहिए और मैं आपको कभी निराश ना करने की कोशिश करूँगा। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, कब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो अगले शनिवार को SBI हेलो DD में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।